नमस्कार सभी को, प्रिय छात्रों। बीए थर्ड सेमेस्टर में आपके आधुनिक काव्य के प्रश्न पत्र में केदारनाथ अग्रवाल की जो दूसरी कविता पाठ्यक्रम में है, जिस पर मैं बातचीत आपसे यहाँ करूँगा। छोटी सी कविता है लेकिन क्रांतिकारी कविता है। फूल नहीं रंग बोलते हैं में ये भी संकलित है। कविता का शीर्षक है मैंने उसको। जरा कविता पढ़ लें तो बात ज़्यादा साफ हो जाएगी। बहुत फेमस कविता है, बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता केदारनाथ अग्रवाल की ये है। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। ये है कविता, पूरी छोटी सी कविता है पर अर्थ गर्भ इसमें बहुत गहरा है। केदार जी की यह कविता प्रकृति चित्रण पर नहीं है। केदार जी की यह कविता मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित है और वह मार्क्सवादी चेतना जो सर्वहारा वर्ग का पक्ष रचती है, मजदूर वर्ग का पक्ष रचती है, पूंजीपति और सामंत और शोषक वर्ग के खिलाफ खड़ी होती है, प्रतिरोध रचती है, उस संवेदना को उन्होंने एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के चित्रण के माध्यम से, वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, संभवतः मजदूर और सर्वहारा वर्ग का कोई किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि व्यक्ति आप मान सकते हैं। मैंने उसको सर्वनाम का प्रयोग किया है। मैंने उसको थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, क्या देखा? जब जब देखा लोहा देखा। किसी व्यक्ति को लोहा देखने का मतलब यह है, जैसे हम लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी जिसका व्यक्तित्व बिल्कुल दृढ़ हो। ऐसा नहीं कि आज कुछ कहे कल कुछ कहे। सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री के बयान सुनेंगे तो कुछ और रहेंगे, और वो सत्ता में आने के बाद जब प्रधानमंत्री बनता है कोई व्यक्ति तो उसके बयान बदल जाते हैं। जिन बातों का वो पहले विरोध कर रहा था वही बातें कर रहा होता है। ये सारी बातें आप अपनी राजनीति में देख सकते हैं। लेकिन ये लिजलिजापन नहीं, लोहा देखा, जब जब देखा लोहा देखा, यानी कि व्यक्तित्व में एक दृढ़ता, जो कहेंगे वो करेंगे, ऐसी पर्सनालिटी। कौन कर सकता है ये काम? ये गरीब कर सकता है, ये मजदूर कर सकता है, ये एक आम लोक भारतीय, एक भारतीय जन कर सकता है, जिसके अंदर वो किसान हो सकता है, वो गरीब हो सकता है, वो मजदूर हो सकता है, वो दलित हो सकता है। यानी कि जो शोषित वर्ग है, जो उत्पीड़ित वर्ग है, उसके यहाँ इस तरह के व्यक्तित्व देखने को मिले, क्योंकि वो लंपट नहीं होता, वो भोगी नहीं होता, उसे संसाधनों का की राक्षसी भूख नहीं है। इसलिए जब जब देखा लोहा देखा, जो कहा वो किया। बात का पक्का। गांव में आप सभी रहते हैं, जुड़े हुए हैं, वहाँ पे पुराने समय में मूछें रख कर के उस पर ताव दिए जाते थे और अपनी बात के पक्के होने का गर्व था उन्हें कि हम कहते हैं तो करते हैं। अब वो बातें नहीं, अब इस तरह की बातें हमारे समाज में मूर्खता की प्रतीक मानी जाने लगी हैं कि आप जो कहते हैं वही करें, अवसर के अनुकूल कहिए और अवसर के अनुकूल करिए। ये दृढ़ व्यक्तित्व नहीं है, ये हमारे समाज के मूल्यों की गिरावट का प्रतीक है। लेकिन जो केदार जी रच रहे हैं अपनी कविता में, जिस व्यक्तित्व को, वो व्यक्तित्व जब जब देखा लोहा देखा, दृढ़ था, भरोसा है उसे अपने आप पर, अपनी बातों पर, और व्यक्तित्व में एक चट्टानी, एक इस्पाती ठहराव है। तो ये ठहराव होता कहाँ है, किस वर्ग में, ये गौर करने की बात है। असल कविता का संकेत यही है कि वो होता किस वर्ग में है। वो पूंजीपति और भोगवादी वर्ग में नहीं हो सकता, वो अय्यास और क्या कहते हैं कि बुर्जुआ वर्ग में नहीं हो सकता। वो होगा जिसने जो गरीबी में तपा है, जिसने अभाव देखे हैं, जिसको भूख ने माजा है, वहाँ पर ये तमतमाता हुआ व्यक्तित्व दिखाई पड़ सकता है। तो कैसे देखिए, एक प्रगतिवाद का कवि कैसे जन को हीरो बनाता है, जन के पक्ष में अपना सौंदर्य रचता है, उसको नायक बनाता है। ये कविता आपको दर्ज करके आपको दिखाती है।
जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा। अब आप देखें लोहे जैसा तपना, लोहा भट्ठी में लाल होता है कुछ बनने के लिए, वैसे ही जो गरीब गुरबा समाज है, जो हमारा दलित और उत्पीड़ित समाज है, जो हमारा किसान मजदूर वर्ग है, वो किस प्रकार मिलों में, भट्ठों में, खेतों में गर्मी, धूप, लू, आँच, तपिश, बरसात और घनघोर से घनघोर अभावग्रस्तता के बीच अपने को तपाता है। तो लोहे जैसे तपने का आशय ये है। ये लोहे जैसा तपते देखा कहने के बाद वो मजदूर और किसान और मजदूर वर्ग की जो पूरा जीवन संघर्ष है और उसका जो प्रकृति के साथ जो जीवन संघर्ष, प्रकृति यानी कि जो सामाजिक विषमता है और जिसकी लड़ाई वो लड़ रहा होता है, उसके अलावा वो प्राकृतिक मार को भी झेल रहा होता है। आपको मैं जब तोड़ती पत्थर कविता पढ़ा रहा था तो मैंने कहा कि निराला की कविता में वो कोई न छायादार पेड़, वहाँ पर प्रकृति का भी सहयोग है। यानी कि जो प्रकृति ने गरीब गुरबे और किसान मजदूर को बख्शा है, बौछारें बख्शी हैं, नदी, पहाड़, हवा, पानी, छाया, ये जो कुछ बख्शा है प्रकृति ने, उस पर भी सुविधाजीवी वर्ग ने अपना हक बना लिया है, वो भी छीन लिया है। जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है आदिवासियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की इशारों पर, भिन्न भिन्न सरकारों द्वारा। वो पूरा संदर्भ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे प्रकृति ने जो चीज़ें दी हैं उसको भी सुविधाजीवी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, शोषक वर्ग अपने पक्ष में ले लेता है, उससे भी महरूम कर देता है गरीब और मजदूर तबके को। तो उसका जो संघर्ष है वो केवल आर्थिक और सामाजिक लांछना और अभावग्रस्तता और विषमता के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो साथ साथ प्रकृति की मार का भी जो है साक्षी है, उससे भी वो जूझ रहा होता है। तो लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। गल जाता, खत्म हो जाता है। कितने खत्म हो जाते हैं जिन्हें इतिहास दर्ज नहीं करता। इतिहास तो लिखने वाले उन्हें दर्ज करते हैं जो चमकते होते हैं। जो गल के खत्म हो गए उसे कौन दर्ज करता है? उसे कवि दर्ज करता है। गलते देखा और ढलना तो उनका जो तब अपनी भीषण से भीषणतम परिस्थितियों के साथ जो गरीब गुरबे किसान मजदूर वर्ग का सामंजस्य स्थापित कर लेने की जबरदस्त जिजीविषा है, उस जुझारूपन को दर्ज करता है ये शब्द ढलते देखा। ये ढलना वो जुझारूपन है जो हर परिस्थिति से जो है मैं अपनी ज़िंदगी को, अपने संघर्षों को जारी रखने की जो उसके अंदर आदत होती है। बारिश हुई, सूखा पड़ा नहीं, बाढ़ आ गई, कुछ भी हुआ। आजकल तो तमाम और तरीके के इतने सांड और गायें छोड़ दी गई हैं गाँवों में कि उसकी रखवाली करते करते हालत ख़राब है। धान नहीं होता तो तमाम तरह की फसलों को चर जा रहे हैं। तो सूअर, जंगली सूअर, नीलगाय, तमाम तरह की चीज़ों से वो जूझता है। उन सारी परिस्थितियों के बीच अपने को रख करके आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उनके संघर्ष और उनका जुझारूपन क्या होता है। जिस वर्ग के बारे में बात चल, निश्चित रूप से ये जो लोहे जैसा दिख रहा है और जो लोहे जैसा तप रहा है और गल रहा और ढल रहा है, ये कोई भोगी संस्कृति का, यानी कि नवाब और सामंत और पुरोहित और सुविधाजीवी वर्ग के जो लेखक, पत्रकार, इस तरह के जो वकील, जज और नेता या पूंजीपति, ये वर्ग नहीं है, ये क्लास वन नहीं है, एलीट नहीं है। वो असल में मजदूर और किसान है। जो आजकल जब ये कविता मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, तो दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के बाउंड्रीज पर इर्द गिर्द वो ठंडी से जूझ रहा है, तप रहा है, गल रहा है, ढल रहा है। ये वो है। मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। यहाँ पर आकर कविता, अभी तक तो उसके संघर्षों की बात है, उसका जुझारूपन, उसका समझौता, उसके दर्द, उसकी सहनशीलता, उसकी पीड़ाएं कवि दर्ज कर रहा था। लेकिन आखिरी की 3 लाइनें देखेंगे, मैंने उसको गोली जैसे चलते
ये उसकी मारक क्षमता है। ये वही किसान हैं जो सरकार की नाक में दम कर दिए हैं, यानी सरकार को सोने से जगने पर मजबूर कर रहे हैं। उनको जो है अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि हम जन समुदाय के लोग हैं और हम जनगण हैं, हम वही जनगण मन हैं जिसके बारे में हमारा राष्ट्रगान, हमारी पूरी आज़ादी की लड़ाई जिस जनगण मन के लिए चल रही थी वो हैं। अब गोली जैसे चलते, अपने को गोली बना लेना अर्थात प्रतिरोध की जो आग है, जो तपिश है, जो क्रांति है, उसकी जो संभावनाएं हैं उसके भीतर, और कैसे वो ज़रूरत पड़ने पर भिड़ जाता है, उसकी उस माने लड़ायत प्रवृत्ति को, उसकी वो लड़ाकू क्षमता को कवि यहाँ पर दर्ज करता है। अब तक उसके दुख की बात कर रहा था, उसकी पीड़ा, उसके संघर्षों की बात कर रहा था, और यहाँ उसकी संभावनाओं और उसके तीखे प्रतिरोध के पक्ष को रचता है। गोली जैसे चलते देखा, संभल कर सत्ताए रहें, पूंजीपति रहें, नहीं तो ये किसान, ये मजदूर वर्ग के लोग गोली जैसे चल भी सकते हैं। ये जो कविता है आप देखिए कैसे बहुत ही कम शब्दों में कैसे मजदूर और किसान वर्ग के संघर्ष और संभावनाओं को ये कविता दर्ज करती है अपने आप में। बड़ा ही खूबसूरत है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि इसको आप समझ गए होंगे, और एक और कविता है जिस पर मैं आपको बातचीत करता हूँ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।